हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। इसके पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। स्टूडेंट मैं बता दूं, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के लिए जो है अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति वाला जो केस है वो इम्पॉर्टेंट है। तीसरा ये केस जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है, लेकिन फिलहाल जो पहले दो केस बताए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस केस को भी हम देखें, क्योंकि हमें जानकारी टू द पॉइंट सब चीज का होना चाहिए। देखा जाए वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम इसके पहले अच्छी स्थिति पे निकाल चुके हैं, निरक्षी स्थिति पे निकाल चुके हैं। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो देखा जाए, मान लिया जाए क्या कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, मान लिया जाए एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्या जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। हमने क्या माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। आगे क्या, इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु अगर हम माने तो ओ मानते हैं, और टोटल जो लंबाई मानेंगे वो क्या मान लिया जाए, 2l मान लिया जाए। टोटल लेंथ इसका क्या है, 2l मान लिया जाए। ये हो गया टोटल लेंथ, ठीक। अब इसके आगे क्या मानेंगे हम, देखिए वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब P से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि एक सदिश राशि होता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस वाले से प्लस क्यू आवेश की ओर होगा, यानी ये डायरेक्टेड क्या होगा, इस दिशा में होगा ना, वेक्टर पी का। अब क्या होगा, मान लिया जाए कि इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर कहीं पर कोई पॉइंट P स्थित है। तो क्या हो गया, मान लेंगे यहाँ पे एक पॉइंट P स्थित है, ये अब ये पॉइंट P स्थित है। तो क्या होगा, इस O से, देखिए इस पॉइंट P से O को मिलाने वाली एक रेखा हम ड्रा कर दें। ये ड्रा कर दिया गया, एक रेखा हमने ड्रा कर दिया, ठीक। एक रेखा ड्रा कर दिया, थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाते हैं इसको। ये देखिए ये हो गया, एक रेखा हमने ड्रा कर लिया। ये मान लीजिए एक रेखा, एक लाइन ड्रा कर लिया। ये बिंदु P को O से क्या करे, मिलाने वाली रेखा। मान लिया जाए यह रेखा क्या है, यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P को अगर घटकों में वियोजित करते हैं तो क्या होगा, देखिए इस P को अगर घटक में वियोजित करें तो ये क्या होगा, यही P है ना, ये P का डायरेक्शन है। अब क्या होगा, जो थीटा से लगा हुआ साइड होगा वो क्या होगा, P cos थीटा की वैल्यू को देगा ना, यानी इस डायरेक्शन में एक वैद्युत द्विध्रुव। इस लेंथ को मैं अब मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स बस मुझे दिखाना था। यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव का P cos थीटा वाला जो टर्म होगा ऐसे डायरेक्टेड होगा, है ना। ये P cos थीटा वाला टर्म होगा, और क्या हो जाएगा, P cos थीटा वाला टर्म का जो डायरेक्शन होगा, आप इधर मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये आपका P cos थीटा वाला टर्म है, ठीक। P cos थीटा वाला कंपोनेंट इधर दिखाएंगे हम। ये हो गया P cos थीटा वाला, और इसके परपेंडिकुलर, इस वाले के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, P sin थीटा वाला। किसके, ये cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा,
पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट? देखिए पी का डायरेक्शन ये है, इससे थीटा एंगल पे लगा हुआ जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में पी कास थीटा कंपोनेंट, और क्या होगा इस पी कास थीटा वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर यानी पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। ये भी एक तरीके से वैद्युत द्विध्रुव का ही काम कर रहे हैं, वियोजित कंपोनेंट जो वियोजित भाग है। अब क्या होगा, अगर हम पी कास थीटा वाले वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो इसके लिए यह पॉइंट पी क्या है, अच्छी स्थिति में होगा ना। देखिए इसी के एक्सिस पे है ना ये पॉइंट पी, तो पी कास थीटा वाले कंपोनेंट के लिए क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट पी है अच्छी स्थिति में होगा। डिस्टेंस कितना माना गया है, डिस्टेंस आर हमने कंसीडर किया यहाँ तक, लास्ट यहाँ से ओ से इसका डिस्टेंस पी का जो है आर माना है। अब देखिए इस वाले कंपोनेंट के लिए पी साइन थीटा वाले के लिए ये क्या होगा, ऐसे लंबवत दूरी आर पे है ना, तो ये निरक्षीय स्थिति में माना जाएगा ना। यानी पी साइन थीटा वाला जब लगाएंगे तो ये लंबवत दूरी आर, ये आर दूरी जो होगा लंबवत होगा, पॉइंट पी यानी लंबवत डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल लाइन पे स्थित होगा। लेकिन जब ये पी देखो, जब इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो इस वाले पार्ट की बात करने पर क्या होगा, ये पी कास थीटा वाले के ही डायरेक्शन में ये पॉइंट पी है ना। लेकिन जब यही बात करेंगे पी साइन थीटा वाले, पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट पी है ना। तो दोनों केस आप पढ़े हैं, एक बार केस ये पढ़े हैं ऐसे एक्सिस पे एक पॉइंट पी लिया था यहाँ पे, ठीक, और एक केस ये पढ़े हैं ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक पॉइंट पी लिया था ऐसे मिला के, ठीक है। इस वाले केस में जब ई का मान निकाले होगे तो 1/4πε0 2p/r³। लेकिन इस केस में जब निकाले होगे तो ई बराबर निकालेंगे 1/4πε0 p/r³। यानी जब लंबवत वाला लेंगे तो p केवल रहेगा, एक्सिस वाला लेंगे तो 2p रहेगा, ठीक। तो हम यहाँ p की जगह p नहीं रखेंगे। जब एक्सिस वाला लेंगे, देखो ये पॉइंट क्या है इस वाले के एक्सिस पे है ना, यानी पी कास थीटा वाले के एक्सिस पे है, तो यहाँ 2p कास थीटा लेंगे। जब इस वाले के एक्सिस पे होगा, सॉरी इस वाले टर्म को लेंगे तो ये पॉइंट पी परपेंडिकुलर होगा इसके, तो हम पी साइन थीटा लेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। देखिए यदि पी साइन थीटा पी कास थीटा वाले कंपोनेंट के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तो E1 का डायरेक्शन देखो इधर होगा, E1 हो गया। और पी साइन थीटा वाले कंपोनेंट के कारण अगर E2 है क्या होगा, ये इस तरीके से इधर होगा E2, है ना, हमेशा धनावेश से दूर के। E2 का डायरेक्शन इधर मान लिया हमने, ठीक। अब क्या होगा, मान लेंगे E1 और E2 का परिणामी क्या होगा, E1 से ये E1 से फाई कोण पर स्थित है, ये फाई कोण पर स्थित है, ठीक। यह बना लिया गया आपने, इतना हमने बना लिया ये। अब इसके बाद देखिए अब E1 और E2 का मान रखेंगे। पी कास थीटा वाले के कारण स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, तो E1 का मान लिखो क्या हो जाएगा, E1 = 1/4πε0 क्या होगा 2। देखो एक्सिस पे है ना ये पॉइंट P एक्सिस पे है, और P की जगह क्या लिखोगे, P कास थीटा लिखोगे, तो 2p की जगह लिखेंगे P कास थीटा, अब बाकी नीचे r³ रहेगा ही, ठीक। E2 का मान लिखेंगे तो क्या होगा, P साइन थीटा वाले के कारण है ना, और ये पॉइंट P क्या आ गया इस वाले के लंबवत दिशा में से है। E2 बराबर लिखेंगे 1/4πε0 P साइन थीटा/r³ हो जाएगा। अब देखिए E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे क्लास 11 में, R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा पढ़े होंगे। इसमें क्या है, अगर दो वेक्टर ए व बी एक दूसरे से थीटा कोण बना रहे हैं तो उनके परिणामी का मान ये होता है। यहाँ पे देखो E1 और E2 एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाएंगे, तो 90 अंश का कोण बनाएंगे तो यहाँ cos थीटा की जगह अगर हम 90 अंश लेंगे तो आप जानते हैं cos 90 का वैल्यू 0 होगा, तो
तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 2ab में तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। तो बचेगा कितना, बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो रिजल्टेंट क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम E1 और E2 को लंबवत मानते हैं तो इन दोनों का परिणामी अगर निकालेंगे तो इस तरह से करडी में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर होगा ना। वही चीज मैं लिख ले रहा हूँ, सीधे नोट्स में मेंशन किया है। अब देखो आता क्या होगा, आता बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर क्या होगा, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ठीक, अब डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, बस आपको ये ध्यान देना है कि परिणामी E जो है E1 से फाई कोण पर स्थित है। ये दिमाग में रखना आगे जब मैं बनाऊंगा। दूसरा, पहले तो यहाँ पे देखिए ये मिल गया, अब कैलकुलेट करना है तो इसलिए मैं फिगर को मिटा रहा हूँ। ये हो गया, देखा जाए आगे देखा जाए, यहाँ से E1 का वैल्यू जो है रखो यहाँ पे E1 और E2 का, तो E बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपान r क्यूब का होल स्क्वायर। देखो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, p इसमें भी है, इसमें भी है, r क्यूब इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये सारे टर्म कॉमन ले सकते हैं ना, वो भी कॉमन लेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर है दोनों के, तो होल स्क्वायर के रूप में ही कॉमन लिया जाएगा। अंडर रूट में क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन लिया। अब बचा क्या अंदर, यहाँ बच गया 2 बचा और cos थीटा, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ साइन थीटा केवल बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या मिल जाएगा, देखो ये अब इतना और ये पूरा टर्म प्रोडक्ट में है ना, गुणा में, कि पूरे को बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर है तो करडी से बाहर आएगा ना, तो स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से क्या बच जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब अंडर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर करोगे क्या बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो ऐसे रहने दो। ये हो गया। अब क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या ले सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो हमने क्या किया है, 4 cos स्क्वायर थीटा था, यहाँ 3 cos स्क्वायर थीटा यहाँ और 1 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख लिया, तो 4 को 3 + 1 करके ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो इस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा ना, हाई स्कूल में पढ़े होंगे क्लास 10th में मैथमेटिक्स में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक, वही लिख रहा हूं मैं, ये ऐसे रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब अंडर रूट, इसका वैल्यू 1 होगा तो मैं यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ, प्लस ये बचा 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब ये किसका माना, E का मान, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिया हमने। कब, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब जो इसमें वैल्यू क्या होगा, थीटा का ही वैल्यू डिफरेंट आता है, तो डिफरेंट केस में जो भी एंगल रहेगा उसके बेसिस पे हम यहाँ पे E का वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी P और R का मान दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, यानी इस फार्मूले की हेल्प से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब क्या होगा, डायरेक्शन निकालना है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ।
डायरेक्शन निकालना है तो आप देखिए क्या होगा। यहाँ से आप क्या बोले थे, यदि क्या होगा, यदि परिणामी E1 से फाई कोण पर स्थित है तो क्या हो जाएगा, फाई कोण पर स्थित है तो क्या बोलेंगे आप, tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, E2/E1। आप वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि अगर दो वेक्टर, कोई वेक्टर A है, ऐसे इसका एक कंपोनेंट x हो गया, दूसरा कंपोनेंट ay हो गया, और यहाँ से थीटा कोण बना रहा, तो आप पढ़े हो tan थीटा इज इक्वल टू ay/ax। तो यहाँ ay का काम E2 कर रहा है और ax का काम E1 कर रहा है, इसलिए tan फाई बराबर E2/E1 रखा गया। ठीक, ये सारी चीजें आपको अंडरस्टूड रखनी है जो क्लास 11th में आपको बताया गया। ठीक है, यहाँ से देखो E1 और E2 का मान रखो, तो E1 का मान देखो, वैसे तो मिटा दिया हमने, लेकिन यहाँ देखो ये E1 का मान है और ये E2 का मान है। तो E2 का मान ये वाला रखो, वहाँ लिखा हुआ था, यह नोट्स में आप देखते रहिए, 1/4πε0 ये हो गया, बाकी P sin θ/r3, P sin θ/r3 ये हो गया। E2 का मान, E1 का मान ये वाला है, रख दिया जाए 1/4πε0 2p cos θ/r3। देखो 1/4πε0 से पूरा ये कट गया, P से P कट गया, r3 से r3 कट गया, साइन बचा, cos बटा और 2 बचा। देखो ऊपर क्या बच गया, यहाँ 1 मानेंगे, यहाँ 1/2 बचा, साइन अपान cos, यानी साइन θ/cos θ, ये बच गया ना। अब इसको क्या लिख सकते हो, साइन अपान cos को tan लिख सकते हो, यानी इसी को आगे आप कह रहे हो 1/2 साइन अपान cos को tan लिख सकते हो, tan थीटा आ गया। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करते हैं, ये मिटा दे रहा है, ये भी समझ चुके हैं आप। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, tan फाई का ही मान ये आया है, तो क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू आपने क्या निकाला, हाफ क्या हो गया tan थीटा, यहाँ तक भी छोड़ते हैं, या फाई बराबर अगर निकालेंगे तो ये tan जब इधर आएगा तो tan इनवर्स बन जाता है ऐसे, और हाफ tan थीटा हो गया। ठीक, दूसरा फार्मूला आपका ये मिल गया। क्या आपको देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना होगा, तो ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना होगा, तो ये फार्मूला, अब बाकी के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ तक तो हमने बताया ही बताया है, साथ में देखिए ये जो परिणामी अगर फाई को आपको समझाया भी है कि अगर परिणामी ई जो है E1 से, परिणामी E1 से फाई कोण पर स्थित है तो tan फाई बराबर E2/E1, बाकी समझाएं, E2 का मान ये है, E1 का मान ये है, रख दिया गया है, कटने वाला जो काट दिया है, बचा है जो, तो वो 2 बच गया है नीचे, और ऊपर 1 हो जाएगा, 1/2 साइन बचा, cos बचा, साइन अपन cos, साइन अपन cos को tan लिखा गया है, बाकी ये tan थीटा हो जाएगा, तो tan फाई बराबर हाफ tan थीटा है, tan को इस साइड में लाएंगे तो फाई बराबर tan इनवर्स हाफ tan थीटा। इस तरीके से पूरा सिंप्लीफिकेशन मैंने बता दिया, ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बाकी की आगे चीजें नेक्स्ट टर्म पे और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही।